हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की यूनिट 1 करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बुक के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो टोटल 3 यूनिट्स दी हुई है इस बुक के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 करने वाले हैं, अनीता देसाई की द क्लियर लाइट ऑफ द डे। इसके अंदर वैसे हमें टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। आज हम यूनिट 1 करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नोवेल का नाम है क्लियर लाइट ऑफ द डे एंड ऑथर है इसकी अनीता देसाई। एंड ये 3 बार बुकर प्राइज फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। पब्लिकेशन की बात करें तो ये नोवेल 1980 में पब्लिश हुई थी। और सेटिंग और प्लॉट देखते हैं तो लोकेशन, ये स्टोरी ओल्ड दिल्ली में सेट है और इसका फोकस कहानी दास फैमिली के ऊपर बेस्ड है। इसमें उनके बीच के रिश्ते और रिलेशनशिप दिखाए गए हैं। नोवेल की नैरेटिव कभी पास्ट में जाती है, कभी प्रेजेंट में। इसके जरिए वो कैरेक्टर की पुरानी यादें और इमोशंस और उनके छुपे हुए सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करती है, जो उन्हें आपस में जोड़ती हैं, कभी 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 दूर कर देती हैं। ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया नोवेल में दिखाया गया है कि कैसे आज़ादी के बाद इंडिया का कल्चर और लैंडस्केप बदल रहा था और कैरेक्टर्स इन बदलावों से कैसे जूझ रहे थे। अब इस टेक्स्ट को अनीता देसाई का सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल काम माना जाता है, क्योंकि इसकी सेटिंग उनके अपने बचपन के नेबरहुड जैसी है। ठीक है। अब थीम्स और टाइटल का मतलब की बात करते हैं। तो इस नोवेल की तारीफ इसी लैंग्वेज, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है, इवोकेटिव प्रोज और कैरेक्टर्स की डेप्थ और थीम्स जैसे फैमिली, आइडेंटिटी और वक्त का गुजरना के लिए की जाती है। ठीक है। टाइटल का सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्लियर लाइट ऑफ द डे टाइटल का मतलब है वो क्लियरिटी या समझ जो पास्ट की यादों से निकल कर आती है। अब जब कैरेक्टर्स अपने इतिहास का सामना करते हैं तभी वो अपने आज को समझ पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू। तो अनीता देसाई ने खुद बताया है कि उनका मेन फोकस पैसेज ऑफ टाइम, मतलब वक्त का गुजरना पर था। वो एक ऐसी कहानी लिखना चाहती थी जो 4 डायमेंशनल हो, यानी जो वक्त में पीछे और आगे मूव करे। ठीक है। उन्होंने वक्त को एक डिस्ट्रॉयर, जो चीजों मतलब जो चीजें मिटा देता है, और एक प्रिजर्वर, जो यादों को बचा लेता है, की तरह दिखाया है। वो दिखाना चाहती थी कि वक्त की बेड़ियां लोगों के साथ क्या करती हैं और घर की रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे कितनी गहरी कहानियां छुपी होती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनीता देसाई के बारे में, जो ऑथर हैं। तो अनीता देसाई कौन है? पहली बात तो वो एक बहुत ही मशहूर इंडियन नोवेलिस्ट और शॉर्ट राइटर, मतलब कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ठीक है। उन्हें इंडियन मिडिल क्लास लाइफ और इंसानी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत गहराई से दिखाने के लिए जाना जाता है। अब इनके पर्सनल बैकग्राउंड की बात करें तो उनका बर्थ जून में हुआ था 1937 में, इंडिया के मसूरी के अंदर। ठीक है। अब फैमिली की बात करें, वो राइटर्स की एक काबिल फैमिली से आती हैं। उनकी मदर जर्मन थी एंड उनके फादर डीएन मजूमदार एक बंगाली बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बड़े बंगाली राइटर भी थे। ठीक है। अब इनके नोटेबल नॉवेल्स की बात करें तो उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से ये कुछ बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 के अंदर, एंड देन इन कस्टडी, देन थर्ड है फास्टिंग फीस्टिंग 1999। ठीक है। अब इनके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स की बात करें तो बुकर प्राइज, उन्हें कई बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और लिटरेचर में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है। उन्होंने उनके बहुत सारे ऐसे बेहतरीन काम किए हैं जिनके लिए उनके, मतलब उनके जो वर्क्स हैं उनको लिटरेरी अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है। इनकी राइटिंग स्टाइल की बात करें तो अनीता देसाई के लिखने का तरीका काफ़ी अलग है। उनकी प्रोज बहुत रिच होती है और उनकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी गहरी होती है। ठीक है। वो अपने कैरेक्टर्स की इमोशनल लाइव्स को बहुत अच्छे से समझाती हैं और दिखाती हैं। तो ये तो हो गई ऑथर की बात। अब हम नोवेल के बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया और इंडियन लिटरेचर को। ठीक है। तो पार्टीशन की बात करें तो ये एक सेमिक इवेंट है। 1947 का पार्टीशन इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक हादसा है, जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था।
इंडिया और पाकिस्तान। इसकी वजह से सिर्फ पॉलिटिकल बदलाव नहीं आए थे बल्कि कम्युनल वायलेंस भी, और साथ ही साथ मास माइग्रेशन, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना और गहरे कल्चरल बदलाव भी आए। अब पार्टीशन लिटरेचर क्या है? तो पार्टीशन के ट्रॉमा और दुख ने एक नए तरीके के लिटरेचर को जन्म दिया, जिसे हम पार्टीशन लिटरेचर कहते हैं। जहाँ हिस्ट्री की किताबें सिर्फ नंबर्स और डेट बताती हैं, वहीं ये लिटरेचर लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस और उनकी तकलीफों को दिखाता है। अब इसमें उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने रातों रात अपना घर, अपनी यादें और अपने अपने मतलब कि अपनों को हमेशा के लिए खो दिया था। मेजर लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़रूरी राइटर्स और उनकी किताबों का जिक्र मिलता है। सबसे पहले है भीष्म सहनी की तमास, दूसरी है शद्दत हसन मेंटो की तोवा तेक सिंह, और एक और है खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। ये वर्क्स पार्टीशन के दौरान हुए नुकसान, गुस्से और दुख को अमर बना देते हैं। ठीक है, अब लिटरेचर का सोशल और पॉलिटिकल रोल की बात करें तो पार्टीशन लिटरेचर सिर्फ दुख की बातें नहीं करता है बल्कि कुछ बड़े सवाल भी उठाता है। ये उन बॉर्डर मतलब कि रेड क्लिफ लाइन पर सवाल उठाता है जो बिना सोचे समझे खींची गई, और साथ ही साथ लीडरशिप फेलियर, ये उस वक्त के लीडर की गलतियों को भी पॉइंट आउट करता है। और इन सब के बावजूद ये कहानियां इंसानी जज्बे मतलब कि ह्यूमन स्पिरिट और हिम्मत और इमोशंस को दिखाती है, जो याद दिलाती है कि नेशन बिल्डिंग कितना मुश्किल काम था। ठीक है, अब हम अपनी नोवेल को स्टार्ट करते हैं। तो नोवेल का स्ट्रक्चर देखें तो नोवेल को 4 सेक्शन में बांटा गया है, जो दास फैमिली की कहानी 4 भाई बहनों की नज़र से दिखाते हैं। अब इन सिबलिंग्स के नाम हैं राजा, बिमला, बिमला को बिम बोला है, और तारा और बाबा। ठीक है, कहानी का सीक्वेंस मतलब कि टाइम पीरियड कुछ इस तरह चलता है। अडल्टहुड मतलब कि बड़े होने पर उनकी जिंदगी, उसके बाद एडोलसन और अर्ली अडल्टहुड मतलब जवानी और उसके पहले का समय। ठीक है, और चाइल्डहुड बचपन की यादें, और रिटर्न टू अडल्ट पर्सपेक्टिव अंत में वापस वही बड़े होने का नजरिया। तो सेक्शन 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। नोवेल की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। कहानी सुबह का वक्त, डार्क ट्रीज के बीच कोयले की आवाज से शुरू होती है। तारा की एंट्री होती है। तारा कोयले की आवाज से डिस्टर्ब होके बरामदे में आती है, जहाँ तेज गर्मी की धूप है, और वो गार्डन में अपनी बहन बिम को देखती है और उसके पास जाती है। अब बिम अपनी माँ जैसी दिखती है और तारा के साथ रोज वॉक पर निकलती है। अब बिम मजाक में कहती है कि रोजेस हर साल छोटे और बीमार होते जा रहे हैं। यहाँ दोनों के बीच का फर्क मतलब कि लाइफ स्टाइल डिफरेंस दिखाया गया। तारा ने एक एलिगेंट नाइट गाउन पहना है, जबकि बिम ने एक शेपलेस हैंडमेड कपड़ा पहना हुआ है। ठीक है, अब घर के पास उन्हें एक पुरानी रिकॉर्ड की मतलब कि तेज आवाज सुनाई देती है, जो बाबा बजा रहा है। ठीक है, इनका जो एक और सिबलिंग है बाबा, वो बजा रहा है। तारा चाहती है कि बाबा कुछ नए रिकॉर्ड सुने बदलाव के लिए, लेकिन बिम उसे मना कर देती है, ये कहकर कि अब उसे वो शोर सुनाई ही नहीं देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम आगे देखते हैं। बाबा बरामदे में फटे पुराने कपड़ों में आता है। उसके चेहरा बिल्कुल ही फीका है और बाल सफेद हैं, जिस वजह से वो एक घोस्टली फिगर मतलब कि भूत जैसा लगता है। ठीक है, अब घर वाले उसे देखकर डर या हैरानी नहीं दिखाते बल्कि एक केयरफुल स्माइल देते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। अब बिम कहती है कि बाबा को ऑफिस जाना चाहिए, लेकिन बाबा के ढंग से साफ पता चलता है कि वो जाना नहीं चाहता है। ये सीन दिखाता है कि फैमिली में सबकी प्रायोरिटीज कितनी अलग अलग हैं। ठीक है, अब क्या होता है, तारा और बकुल के बीच की टेंशन दिखाती हैं, मतलब कि बकुल का बिहेवियर दिखाते हैं। तारा का पति बकुल इस पूरी सिचुएशन और बाबा की हालत से बिल्कुल बेखबर है। ठीक है, जब तारा बाहर जाने से मना कर देती है तो बकुल उस पर गुस्सा करता है और उसे हेल्पलेस कहता है। वो चाहता है कि तारा उसके साथ न्यू दिल्ली शिफ्ट हो जाए, लेकिन तारा अब बकुल की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जीते जीते थक चुकी है।
अब दिखाते हैं तारा का पास्ट और ट्रॉमा। तो तारा का कमरा उसके बचपन की यादों से भरा है, जो उसे पुराने ट्रॉमास और अधूरी ख्वाहिशों की याद दिलाता है। वहाँ उसे अ, घुटन महसूस होती है और तारा अपनी फादर से डर लगता है उसे अपने फादर से, खास करके इस बात को लेकर कि वो उसकी माँ की दवाइयों का ध्यान कैसे रखते थे। ठीक है, उसे शक है कि शायद उसके पिता की मतलब कि पिता ही उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार थे। ठीक है, उसे ऐसा लगता है। अब क्या होता है कि घर की छत बिम और तारा के बचपन की यादों की गवाह है। बचपन में वो वहाँ पतंग उड़ाते थे और राजा की पोएट्री सुनते थे। तो आगे क्या होता है कि बिम तारा को राजा का एक लेटर दिखाती है जिसमें उसने फैमिली की मदद करने का वादा किया है। तारा चाहती है कि बिम सब पुरानी बातें भुलाकर हैदराबाद में राजा की बेटी की शादी में चले, लेकिन बिम पुरानी शिकायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होता है, कहानी का सीन अब पड़ोसियों यानी मिश्राज के ड्राइवे की तरफ मुड़ता है, जहाँ से म्यूजिक और डांस की आवाजें आ रही हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मिश्राज ब्रदर्स तुरंत उठ खड़े होते हैं, लेकिन बिम थोड़ा अलग खड़ी है। उसके मन में एक अजीब सा हाफ मिलिशियस इच्छा है कि वो उन दोनों रिजेक्टेड और सफेद बालों वाली औरतों का नाच गाना देखे जो अंदर है। ठीक है, अब क्या होता है कि लॉन पर तारा और बकुल उन ब्रदर्स के साथ मिलकर दिल्ली, वॉशिंगटन, पॉलिटिक्स और ट्रैवल जैसे बड़े टॉपिक्स पर बातें कर रहे हैं। इसी बीच हवा में हारमोनियस पर कि संगीत सीखने वाले बच्चों और टीचर की दुखी आवाजें गूंज रही हैं। ये एटमॉस्फेयर वहाँ का। ठीक है, अब बताते हैं कि ब्रदर चाहते हैं कि बिम उन्हें गार्डन में ज्वाइन करे, लेकिन वो वहीं बैठी रहती है और एक बुढ़े आदमी कि ओल्ड मैन की कहानियां ध्यान से सुनती रहती है वहां पे बैठे बैठे। अब क्या होता है कि एक शांत रात को बिम और तारा अपनी नेबरहुड में टहलते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं। उस वक्त बाबा से सुकून कि बाबा जो है वो सुकून से सो रहा होता है उस टाइम पे। अब बिम तारा को बताती है कि उसे मीरा मासी का घोस्टली फिगर कि एक परछाई का या रूह जैसा दिखता है कुछ। ठीक है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ भूत टाइप का है। अब क्या होता है कि सेक्शन 1 का एंड एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन के साथ होता है। समर ऑफ 1947, दोनों बहनें 1947 की उस गर्मी के बारे में बात करती हैं जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था। अब बिम उस वक्त के इम्पैक्ट और उसने सब कुछ कैसे बदल दिया उस पर गहराई से सोचती रहती है, और तारा उस दर्द और इमोशनल बोझ को भुला देना चाहती है जो उस दौरान उन्हें झेलना पड़ा था। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ये सेक्शन प्रेजेंट कि आज के समय में सेट है, और तारा और उसके हस्बैंड बकुल अपनी बड़ी बहन बिम और छोटे भाई बाबा से मिलने आए हैं। इस मुलाकात की वजह से बचपन की यादों का एक सैलाब उमड़ आता है। इनके बीच में जब बातें होती हैं तो पुरानी बातें निकलती हैं, तो वही बात है। अब क्या होता है कि पेरेंट्स हिस्ट्री की बात होती है यहाँ पे। हमें तारा का पेरेंट्स के इतिहास और उनकी जो एक कार्ड गेम सेशन है उसके बारे में पता चलता है। इस टाइम पे बताते हैं कि तारा का पुराना कमरा बचपन की चीजों से भरा है। ये कमरा सिर्फ एक सोने की जगह नहीं है, बल्कि उन पुराने ट्रॉमास और अधूरी ख्वाहिशों का एक सिंबॉलिक खजाना या ढेर बन गया है। अब इस कमरे का माहौल बहुत ही ऑप्रेसिव कि दम घुटने वाला है, जिस वजह से वो तारा को वहाँ कैद जैसा महसूस होता है। अब तारा के दिल में अपने फादर को लेकर एक गहरा डर बैठा हुआ है, खास करके इस बात को लेकर कि वो उसकी माँ की मेडिसिन्स कि दवाइयों को कैसे हैंडल करते थे। ठीक है, एक पुराना शक कि शायद तारा के पिता की ही जो उसके फादर हैं उसी की माँ की मौत के जिम्मेदार हैं। ठीक है, उसे ऐसा लगता है। अब नोवेल में छत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रॉप या सिंबल है। ये बिम और तारा की बचपन की यादों का एक शांत
विटनेस है, ठीक है। अब आगे हमें दिखाते हैं पार्टीशन का खौफ और राजा की बेचैनी। ये उस गर्मियों का जिक्र है जब शहर यानी दिल्ली आग में जल रही थी, दंगे हो रहे थे। बिम का परिवार शांत सिविल लाइन एरिया में रहता था, लेकिन छत से उन्हें दूर हो रहे हंगामों की डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। अब बताते हैं हैदर अली साहब। राजा अपनी पड़ोसी हैदर अली के बारे में जानने के लिए बेताब है। बिम मुझसे समझाती है कि बाहर जाकर पता लगाना बहुत खतरनाक है। अब क्या होता है कि राजा हैदर अली की पर्सनैलिटी और उनकी लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। हैदर अली ने उसे उर्दू पोइट्री और एक बेहतरीन कल्चर से मिलवाया था। इस वजह से वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, मतलब कि वो उन्हें गुरु मानता था, ठीक है। लोग इसी दोस्ती को पसंद नहीं करते थे, लेकिन राजा को वहाँ सुकून मिलता था। इसी माहौल में वो स्मोकिंग जैसी बगावत भी करने लगा था। अब क्या हुआ कि राजा जामिया मिलिया से इस्लामिक स्टडीज करना चाहता था, लेकिन उसके फादर उसके सख्त खिलाफ थे, मतलब कि उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त हालात धर्म को लेकर बहुत ज्यादा खराब हो रखे थे। पार्टीशन का टाइम था, तो आपको तो पता ही है उस टाइम पे दंगे फसाद हो रहे थे। इस वजह से उसके फादर ने डर के मारे उसे मना कर दिया कि नहीं, तुम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे, ठीक है। अब मजबूरन राजा को हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, जहाँ का माहौल बहुत ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज था। राजा के विचार वहाँ के कट्टर लोगों से बिल्कुल अलग थे, जिस वजह से उसकी अपने दोस्तों से ही बहस होने लगी। अब क्या होता है कि पाकिस्तान बनाने की बातों पर राजा और हैदर अली के विचारों से सहमत था वो। इस वजह से हिंदू कॉलेज के लड़के उसे गद्दार समझने लगे और उसे धमकियां मिलने लगी थी। अब जो राजा है उसे लॉर्ड बॉयरन की पोइट्री बहुत ज्यादा पसंद थी, और इसी की वजह से उसका निकनेम भी लॉर्ड बॉयरन पड़ गया था। अब राजा की जिंदगी तब और ज्यादा मुश्किल तब हो गई जब उसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया। वो कमजोर हो गया था और एक्सट्रीमिस्ट लोग उसे अपने साथ जोड़ने के लिए प्रेशर डालने लगे, और राजा ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन वो डरता था कि उसकी वजह से हैदर अली की फैमिली खतरे में ना पड़ जाए। अब राजा की बिगड़ती हालत और देश में बढ़ती पॉलिटिकल दंगों की वजह से परिवार के लोग दूसरों से कटने लगे थे, और आंट मीरा जो थी वो घबराहट की वजह से अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उन्हें उसकी आदत लग गई थी। अब क्या होता है कि राजा जो है वो बिम से कहता है कि वो हैदर अली साहब के घर जाकर उनका हाल पता करे, लेकिन जब बिम को उनका घर खाली मिलता है तो राजा को एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तारा बकुल नाम के एक पढ़े लिखे लड़के से मिलती है, जो इसे अंधेरे के वक्त में उम्मीद की किरण बनकर आता है उसकी जिंदगी में। इसी बीच उनके फादर की एक कार एक्सीडेंट में गर्दन टूटने की वजह से डेथ हो जाती है। होता है कि इस पे एक फ्रेगमेटिक रिएक्शन आता है। परिवार की इस मौत पर बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जगह वो फ्रेगमेटिकली रिस्पॉन्स करता है। राजा उनकी कार बेच देता है और इंश्योरेंस फ्रेम की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। अब क्या होता है, जब देश में पार्टीशन के दंगे शुरू होते हैं तो बकुल परिवार को सेफ्टी का भरोसा दिलाता है। राजा को हैदर अली का मैसेज मिलता है कि वो हैदराबाद में सेफ है, ठीक है। बकुल तारा को इस माहौल से दूर ले जाने के लिए प्लान बनाता है, जो बिम की इंडिपेंडेंस से बिल्कुल उल्टा था। अब क्या होता है कि डॉक्टर विश्वास इन मुश्किल हालातों में डॉक्टर विश्वास अक्सर घर आते थे ताकि आंट मीरा की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और राजा की बीमारी का इलाज कर सके। अब बिम बिना थके पूरे घर का काम संभालती थी, ठीक है। जब डॉक्टर विश्वास उसे उससे पूछते थे कि वो इस शोर शराबे और दुख में कैसे रह लेती है, तो वो कहती थी कि और भी कई जरूरी कामों में है, इस वजह से उसे बाबा का ग्रामोफोन का शोर सुनाई नहीं देता। अब डॉक्टर विश्वास कहते हैं कि म्यूजिक तो जिंदगी का बोझ कम कर सकता है, जिस पर बिम थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि उसने हमेशा से सिर्फ बाबा की वही पुरानी फेवरेट ट्यून सुनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि डॉक्टर विश्वास जो बिम से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसे दिल्ली म्यूजिक सोसाइटी के एक कॉन्सर्ट में बुलाते हैं। अपनी ढेर सारी जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से बिम उन्हें मना कर देती है और उसे इस सिचुएशन की
अजीबो-गरीब हालत पर हँसी आती है। अब क्या होता है कि बकुल बिम के बालों में कुछ सफ़ेद स्ट्रैंड्स देखता है, जिसके बाद उनके बीच ज़िम्मेदारियों और परेशानी को लेकर बात होती है। एक बार बिम और डॉक्टर विश्वास रेस्टोरेंट जाते हैं, पर वापस में जब वो बिम को बस स्टॉप तक छोड़ते हैं, तो वो काफ़ी ऑकवर्डली उसे अपनी माँ से मिलाने के लिए बुलाते हैं। आगे क्या होता है कि जैसे-जैसे ठंड आने लगती है, ठंड के मौसम में राजा की सेहत काफ़ी बेहतर होने लगती है। वो बिम का शॉल लपेटकर धूप सेकता है और हैदर अली फैमिली से खेतों किताब जारी रखता है, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंस जारी रखता है। अब आंट मीरा का एल्कोहलिज्म, आंट मीरा की हालत खराब होती जा रही है। पहले बच्चों को लगा कि वो उनके फादर की छोड़ी हुई पुरानी बोतल्स पी रही हैं, बट बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कहीं और से अल्कोहल का इंतज़ाम कर रही हैं। उनकी इंजरीज़ की वजह से डॉक्टर विश्वास को दोबारा बुलाना पड़ता है। अब शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, एक दिन जब बिम बस से घर आ रही होती है, तो उसे महात्मा गांधी की हत्या की खबर मिलती है। वो घबरा कर राजा को बताने भागती है। अब देश में हालत बहुत तनावपूर्ण हो गई है, मतलब टेंशन भरी हो गई है। शुरुआत में डर था कि शायद किसी मुस्लिम ने ये किया है, जिससे दंगे और बढ़ सकते थे। ठीक है, इस बात का डर था। लेकिन जब ये पता चलता है कि कातिल एक हिंदू था, तो परिवार को एक अजीब-सा रिलीफ मिलता है। अब राजा और बिम पूरी शाम देश के अनसर्टेन भविष्य के बारे में सोचते हुए बिताते हैं। बिम के लिए ये दिन हमेशा यादगार रह गया, क्योंकि वो मानती है कि यही वो आखिरी वक़्त था जब उसने राजा को सही मायने में देखा था। ठीक है? अब क्या होता है कि राजा अब इस घर में और नहीं रुकना चाहता था। वो अनाउंस करता है कि वो तुरंत हैदराबाद जा रहा है, क्योंकि हैदर अली साहब उसे वहाँ काम ऑफ़र किया है उन्होंने। अब बिम उस वक़्त अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में बिज़ी थी और राजा की बातों को हल्के में ले लेती है वो, जिससे राजा और ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में राजा पैकिंग करना शुरू कर देता है। पर थकान की वजह से वो बेड पर गिर जाता है और उसे तेज़ बुखार हो जाता है। अब इस टाइम पे एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। आंट मीरा की मेंटल हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है। एक बहुत ही दर्दनाक सीन में वो बिना कपड़ों के कोर्टयार्ड में भागती हैं और चिल्लाती हैं कि चूहे और छिपकलियाँ उन्हें खा रहे हैं। अब डॉक्टर उन्हें दवा देकर सुला देते हैं, पर उसके बाद उनकी हालत लगातार गिरती रहती है और वो पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड होती जाती है। अब क्या होता है, एंड में आंट मीरा की डेथ हो जाती है। उन्हें हमेशा डर था कि वो अ, वेल मतलब कि कुएँ में डूब कर मरेंगी, पर उनकी मौत अल्कोहल के असर से होती है, ठीक है? उनके अंतिम संस्कार के बाद बिम को उनके भयानक सपने आते हैं। बिम अपने दुःख से निकलने के लिए बिम लिटरेचर का सहारा लेती है और टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड जैसी किताबें पढ़ने लगती है। अब क्या होता है कि राजा पैकिंग पूरी करता है और हैदराबाद के लिए निकल जाता है। वो बिम पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो कि उसे इस घर में कैद करना चाहती है, कैद करके रखना चाहती है। अब जब राजा की तांगा गेट से बाहर निकल जाती है, तो बिम देखती है कि बाबा वहाँ खड़ा है और कंकड़ों से खेल रहा है, जैसे उसे राजा के जाने का पता ही ना हो। बिम थकी हुई है, पर एक तरह से रिलीफ भी है कि अब वो और बाबा अकेला नहीं है, ठीक है? अब आगे एक ज़रूरी हिस्सा है, जहाँ पे क्रिटिकल नोट दिया हुआ है। तो इसके अंदर बताया है कि देश में अफ़रा-तफ़री मची हुई है, उसी तरीके से यहाँ दास फैमिली के अंदर भी अफ़रा-तफ़री मची हुई है, जैसे देश के अंदर मची हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है? और राजा राजा का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि राजा एक इंटेलिजेंट और रोमांटिक लड़का है, जो पोएट्री पसंद करता है, पर वो परिवार की उम्मीदों और अपनी पर्सनल डिज़ायर के बीच फँसा हुआ है, ठीक है? अब क्या होता है आगे, दास चिल्ड्रन की कमिंग ऑफ एज स्ट्रगल्स दिखाते हैं। कमिंग ऑफ एज का मतलब होता है बचपन से जवानी की तरफ बढ़ना और अपनी पहचान बनाना। नोवेल में 3 बच्चों के रास्ते अलग हैं। राजा, वो हैदर अली फैमिली जैसा बनना चाहता है। उसके लिए वो परिवार, मनी, ईज़ मतलब कि सुकून, पोएट्री और पावर का सिंबल है। दूसरी तारा है, वो दास हाउसहोल्ड की घुटन से निकलना चाहती है। वो बकुल के साथ शादी करके एक नई दुनिया की तलाश में है। दूसरी तरफ बिम है, बिम अपनी आज़ादी को सबसे ऊपर रखती है।
वो शादी के ख्याल को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसके लिए मतलब खुद के दम पर जीना चाहती है वो, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। अब यहाँ से हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट होता है, जो हमें और भी पीछे उनके बचपन की यादों में ले जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तारा और उसकी माँ का रिश्ता दिखाते हैं। कहानी शुरू होती है जब तारा गुलाब की झाड़ियों के नीचे एक स्नेल देखती है, तो वो चाहती है कि वो उसे अपनी माँ को दिखाए। लेकिन उसकी माँ प्रेग्नेंट है और वो अपनी सेहत की चिंता करते हुए अपनी गार्डन में टहल रही होती है। उसे वो छोटी तारा की जो खोज है, मतलब उसने जो स्नेल ढूंढा है, उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। अब आगे हमें बताया जाता है दास परिवार में बाबा का जन्म होता है, जो एजिंग पेरेंट्स का एक प्यारा सा बच्चा है। जल्द ही परिवार को चिंता होने लगती है कि क्योंकि बाबा का डेवलपमेंट काफी धीरे धीरे हो रहा था। अब माँ पूरी मतलब अपनी पुरानी सोशल लाइफ, खासकर कार्ड गेम्स के लिए बेचैन रहती है, इसलिए वो बच्चे की देखभाल के लिए एक मदद ढूंढती है। अब यहाँ पे मदद मिलती है उसे आंट मीरा की। मदद के रूप में आंट मीरा आती हैं, जो एक दूर की कजन है। वो दिखने में थोड़ी शेवी हैं, पर एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब बाबा की लिमिटेशंस के बावजूद आंट मीरा की पेशेंस भरी कोशिशें से बाबा खुद खाना खाना और बटन बंद करना और गेम्स खेलना सीख जाता है, ठीक है। हालांकि वो बोलने में हमेशा स्ट्रगल करता है और सिर्फ सिंगल वर्ड ही बोल पाता है। अब क्या होता है कि आंट मीरा का एक मतलब जो आंट मीरा है वो एक विधवा है, जिन्हें उनके मरे हुए पति के परिवार ने ठुकरा दिया था। अब तारा के लिए आंट मीरा सुकून का जरिया बनती हैं, क्योंकि बाबा के जन्म के बाद तारा पर मतलब कि तारा पर से परिवार का पूरा ध्यान हट गया था। इस वजह से उसे अब सुकून मिलता है। अब भले ही आंट मीरा थोड़ी नर्वस और घबराई हुई रहती थी, लेकिन बच्चों के लिए वो एक मजबूत पेड़ की तरह थी, जो हमेशा उनका साथ देती थी। उनकी मौजूदगी बच्चों की जिंदगी में सुकून और एक स्टेबिलिटी लेकर आई। अब आगे चल के जो उनकी माँ थी, उनको बीमारी हो जाती है, उनको डायबिटीज हो जाती है। आंट मीरा बच्चों को बताती हैं कि उनकी माँ को डायबिटीज है। तब तारा को बचपन की एक बात याद आती है, जब उसने अपनी फादर को माँ को इंजेक्शन लगाते देखा था। अब उसे समझ आता है कि वो इंजेक्शन क्यों लगाए जा रहे थे। अब आगे हमें बिम और तारा की स्कूल लाइफ के बारे में बताते हैं। बिम का फ्लोरिश होना, मतलब बिम को स्कूल में सुकून मिलता है। वो एक एम्बिशियस लड़की है, पढ़ाई में तेज है और स्कूल की हेड गर्ल बनती है। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, चैलेंजेस से लड़ने की जज्बा दिखता है। एंड दूसरी तरफ तारा, इसके बिल्कुल अपोजिट। तारा को स्कूल से डर लगता था। वो ना तो पढ़ाई में अच्छी थी, ना ही वो अपनी क्लासमेट से दोस्ती कर पाती थी, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिश्रा फैमिली का असर। तो जब बेम और तारा अपनी पढ़ाई में रहते थे, तो दूसरी तरफ जो तारा थी वो पड़ोसी मिश्रा फैमिली के घर वक्त बिताने लगती थी। अब दास परिवार के मुकाबले मिश्रा फैमिली का घर थोड़ा चायोटिक है, पर वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा है। वहाँ लोग समाज की परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। अब तारा को वहाँ वो प्यार और बिलोंगिंग मिलती है जो उसने अपने घर में कभी नहीं देखी, ठीक है। उसे कभी अपने घर में ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब मिश्राज की एंगेजमेंट पार्टी में तारा का जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब वहाँ वो पहली बार बाहर की दुनिया और सोशल इंटरेक्शन से मिलती है। मतलब कि यहाँ पे आगे एक क्रिटिकल नोट दे रखा है, वेट ऑफ द पास्ट। अनीता देसाई दिखाती हैं कि बचपन के एक्सपीरियंस बिम, राजा और तारा की आज की जिंदगी और उनके फैशन पर गहरा असर डालते हैं। बाबा का कैरेक्टर, बाबा जो मेंटली स्लो है और वो इन सब यादों की बोझ से बिल्कुल अलग है। वो पास्ट से इम्पैक्ट नहीं होता है, वो एक अलग थलग रहना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आगे नोवेल का आखिरी हिस्सा सेक्शन 4 शुरू होता है। ये सेक्शन वापस प्रेजेंट डे, मतलब आज के वक्त में आता है, जहाँ तारा और बिम के बीच टेंशन है और पुरानी बातों का कंक्लूजन दिखाया गया है। अब क्या होता है कि तारा एक बार फिर बिम से रिक्वेस्ट करती है कि वो बाबा की बेटी की शादी में चले, लेकिन बिम गुस्से में इसे मना कर देती है और कहती है कि वो राजा से जुड़ी किसी भी बात पर चर्चा नहीं करना चाहती है। हालांकि तारा नोटिस करती है कि बिम अक्सर अकेले में राजा और उसकी शादी के बड़े इंतजाम के बारे में ही बात करती रहती है। अब दिखाते हैं कि घर की हालत और बिम की कंजूसी।
तो तारा ने हमेशा बिम को एक काबिल औरत समझा था, पर अब वो बिम के घर चलाने के तरीके पर सवाल उठाती है। वो देखती है कि बिम बहुत कंजूसी से रह रही है, जैसे बचे हुए खाने को अगली बार के लिए बचाना। अब ये सब देख के तारा को चिंता होने लगती है बिम और बाबा की कि क्या इन्हें ढंग से खाना नहीं मिल रहा है। अब जो बिम है वो हमेशा पैसे की कमी का रोना रोती है, पर तारा गार्डन में अनयूज्ड खाद का ढेर देखती है जो बिम के दावों को बिल्कुल उल्टा करता है। तारा को एहसास होता है कि उसने बिम को समझने में शायद गलती की थी। अब आगे देखते हैं कि बिम का दर्द और अकेलापन। राजा का खत जो तारा ने उन्हें पढ़कर सुनाया, उसमें बिम का नाम कहीं नहीं था। बिम को लगता है कि उसके बड़े भाई ने जिसे वो कभी इतना मानती थी, उसने मुंह मोड़ लिया है उससे। अब बिम को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे अकेला छोड़ दिया गया है। वो चाहती है कि तारा और बकुल जल्द से जल्द चले जाएं ताकि वो शांति से रह सके। वो अपनी तकलीफ की तुलना मच्छरों से करती है जो उसके खून पी रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे आगे दिखाते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। बीम अपने गुजरे वक्त और परिवार के बिखरे हुए पैटर्न के बारे में सोचती है। उसे अपनी ही काबिलियत और अपनी इज्जत पर शक होने लगता है। ये सेक्शन जो है वो दिखाता है कि बिम के अंदर राजा को लेकर कितनी कड़वाहट भरी है, पर साथ ही अंदर ही अंदर कितनी टूटी हुई है। तारा जो पहले बिम को बहुत स्ट्रांग समझती थी, अब उसकी कमजोरियों को देख पा रही है वो। अब आगे दिखाते हैं हमें सुकून की तलाश में बिम एक हिस्ट्री बुक लाइफ ऑफ औरंगजेब पढ़ती है। राजा की तरह औरंगजेब की अकेली मौत के किस्से को पढ़कर उसका दिल पिघल जाता है और उसकी आंखें मतलब कि आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब बिम अपने पुराने पेपर और राजा की पुरानी पोएम्स के ट्रांसलेशन को साफ करती है। वो अपने अंदर की कड़वाहट को खत्म करके खुद को हल्का महसूस करती है। अब अगली सुबह जब बिम अपनी भतीजियों और तारा को देखती है, तो वो उन्हें गले लगाने की कोशिश करती है। अब इतने सालों बाद वो किसी के इतने करीब आई है। जब तारा और उसकी बेटियां हैदराबाद के लिए निकलने लगती हैं, तो बिम उनसे कहती है कि वो राजा से कहें कि वो उसे देखना चाहती है मतलब। ये बिम की तरफ से दोस्ती और माफी का एक बड़ा कदम है। अब आगे दिखाते हैं कि तारा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी और सुकून छा जाता है। बिम बाबा से पूछती है कि क्या वो शादी में जाना चाहता था, पर बाबा मना कर देता है। दोनों एक साथ शांति से बैठते हैं। अब आगे हमें दिखाते हैं मिश्रा हाउस में एक म्यूजिकल इवनिंग होती है जिसके अंदर मिश्रा फैमिली इन्हें भी बुलाती है। मिश्रा फैमिली की एक जया आकर उन्हें शाम की म्यूजिकल जो महफिल होने वाली है उसके अंदर बुलाती है। तब मिश्रा परिवार का घर पुरानी यादों और संगीत की हलचल से भरा हुआ है। बेम और बाबा लॉन के किनारे एक रग पर बैठकर म्यूजिशियंस को देखते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ तानपुरा प्लेयर और तबला प्लेयर और स्टार परफॉर्मर मुल्क अपनी तैयारी कर रहे हैं। माहौल में संगीत को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट है। ये सेक्शन दिखाता है कि बिम ने आखिरकार अपने गुस्से को छोड़ दिया है। वो समझ जाती है कि परिवार के रिश्ते कितने भी टूटे हुए क्यों ना हों, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। संगीत और हिस्ट्री ने उसे ये सिखाया कि माफी ही सुकून का रास्ता है। अब आगे हमें दिखाते हैं नोवेल, ये जो है हमारी क्लियर लाइट ऑफ डे का आखिरी कंक्लूजन। ठीक है, जहाँ संगीत और महफिल मिलकर एक नया सवेरा लेकर आते हैं। तो महफिल का नज़ारा बहुत ही दिलचस्प है। ऑडियंस लॉन में बिखरी हुई हैं, कुछ लोग पंखा झल रहे हैं, कुछ पान बना रहे हैं और कुछ खामोशी से सिगरेट पी रहे हैं। जैसे ही संगीत अपनी शिखर पर पहुंचता है, वहां मिश्रा सिस्टर्स जल्दी जल्दी एक ओपन एयर टी शॉप सेट करती हैं। पूरा माहौल हंसी और खुशी से भर जाता है जब सबको चाय सर्व की जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाते हैं तारा का रियलाइजेशन। तारा को एहसास होता है कि बिम के प्रति उसका नजरिया गलत था। वो अब अपनी बहन को उनके शेड बर्डन मतलब कि साझा बोझ को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। तारा मानती है कि उसने बकुल का सहारा सिर्फ इस घर से भागने के लिए लिया था। वो बिम से माफी और समझ की उम्मीद करती है, ये मानते हुए कि
उनके बीच एक गहरा कनेक्शन है। अब बिम की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो बिम के लिए माफी का सफर आसान नहीं था। उसने पूरी राज राजा की पूरी पुरानी चीजों को देखना और उनकी जो उसकी जो आइडेंटिटी है उसको दोबारा समझने में बिताई। अब क्या होता है, तारा की विजिट से हुई तकलीफ के बावजूद बिम बिम आखिरकार राजा को माफ कर देती है और उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देती है। ये उसकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव है। ठीक है, तो नोवेल के एंड इसी उम्मीद पर होता है कि पुरानी यादों की कड़वाहट को माफी के साफ उजाले मतलब क्लियर लाइट ऑफ डे में धोया जा सकता है। बिम और तारा जो कभी एक दूसरे से कटती थी, अब अपनी पास्ट को स्वीकार करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जो करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। मैंने आपकी यूनिट 1 करा दी है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो यूनिट 2 पर लाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।